ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਰੋਮ ਇਟ ਫੈਮਿਲੀ ਕਨਿਓ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਫ ਈਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਪੈਥਲੈਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ हिंदी ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂगा और जो मैं हाल तक बोलिया उसमें मैं एक बार फिर दसांगा। मैं आपका प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली में स्वागत करता हूं और इस हाफ ईयर रिजल्ट्स की श्रृंखला में जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर लाल पैथलैब के बारे में। मैं अरुण कुमार पंजाब से खन्ना से बिलोंग करता हूं जो कि एशिया का बिगेस्ट क्रेन मार्केट है। मेरा खुद का एक बिजनेस है। हम तीनों भाई मिलकर बिजनेस करते हैं जो कि राइस और पल्सेस की सप्लाई है बी टू बी बिजनेस कैटेगरी के अंदर और ये हमारा एक फैमिली बिजनेस। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मेंटर पीयूष सर का जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम कंपनी को स्टडी कर सकें और उनकी प्रेजेंटेशंस बना सकें और बड़े ही इजी मोड से उन्होंने हमें समझाया कि ये बातें कैसे समझनी है जो कि फाइनेंशियल डाटा होता है और उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम इन चीजों को प्रेजेंट कर सकें। रिसेंटली हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट आया हमारी पूरी प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली के लिए जो कि हार्ड वर्क कई सालों से चल रहा था। उसको एक रिकॉग्निशन मिली इंटरनेशनल फेम अवार्ड इंडिया 2021 के जो कि सोनू सूद जी के द्वारा हमारे दोनों मेंटर्स पीयूष सर और चिंतन सर को अवार्ड दिया गया इस इवेंट में। इसके लिए पूरी प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली का बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज हम अगर डिस्कस करें डॉक्टर लाल पैथलैब के बारे में तो ये हेल्थ केयर सर्विसेज सेक्टर के अंडर आता है जिसमें कि वेरियस डायग्नोस्टिक लैब्स आती हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब, लालचंदानी लैब, विमता लैब। सेकंड नंबर पर हॉस्पिटल चेन्स आती हैं इस सेक्टर के अंदर फोर्टिस एमएलआर, डॉक्टर अग्रवाल, सीएमएम हॉस्पिटल, मेट्रोपोलिस, एसडीएम, केएमसी हॉस्पिटल और इसके अंदर सब सेक्टर इसके अंदर इमेजिंग सेंटर्स सब सेक्टर आता है। स्कैनडेंट इसमें एक कंपनी है। उसके बाद ऐप कंपनी जो कि आजकल जैसे ऑनलाइन ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन फार्मेसी या ऑनलाइन कंसल्टेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है डॉक्टर से लेकर पेशेंट तक। वो सस्ता सुंदर नाम से एक ऐप है और कंपनी है जो कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ट्रेडिंग ऑफ डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स जो कि डायग्नोस्टिक के इक्विपमेंट्स हैं उनकी सेल करना तो ये एड्स डायग्नोस्टिक कंपनी करती है। 6 नंबर पर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जीवन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जिसके बीच जो कि इस कैटेगरी में है और इस तरह से पूरा सेक्टर बिल्कुल सिर्फ पैथोलॉजी के अंडर नहीं है। पूरा सेक्टर एक बंच है जो कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हेल्थ सर्विसेज के रिगार्डिंग इसमें इंक्लूडेड है। हम जैसे कि बात करेंगे आज डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की उसके अंदर डॉक्टर लाल पैथ लैब की और उसका कंपैरिजन बाकी कंपनीज के साथ। अगर हम ग्लोबल ट्रेंड की बात करें 2019 से 2026 तक तो 2019 में ये फिगर 57,000 करोड़ के आसपास थी जो कि 96,200 करोड़ तक पहुंच जाएगी 2026 तक। तकरीबन तकरीबन 7.5% सीएजीआर के हिसाब से ये ग्रो करेगा ग्लोबल ट्रेंड। जैसे लोगों का अपनी हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे डायग्नोस्टिक की इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी। उसी पैटर्न के ऊपर जैसे इंडिया में लोगों का डिस्पोजेबल इनकम और डे बाय डे उनकी डेली की इनकम बढ़ रही है उसी हिसाब से टिल 2025 तक ये इंडस्ट्री इंडिया में 2545 करोड़ रुपए की हो जाएगी। 2020 से 2025 का ये आंकड़ा हमें 11% की सीएजीआर की ग्रोथ दिखा रहा है। और अगर हम बात करें ग्लोबल इंडस्ट्री पूरे के पूरे पैरामीटर की ज्योग्राफी के हिसाब से मींस अगर हम इनको कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से देखें तो 2015 से 2020 तक ये इंडस्ट्री 7% की सीएजीआर से ग्रो की और 2020 से 2025 की जो हमें हमारी अनुमानित और हमें आशा है इस फिगर की वो 9% के आसपास ग्रोथ होने का इसका अनुमान है। सबसे बड़ा रीजन इसमें एशिया पैसिफिक रीजन है जिसमें कि ओवरऑल टोटल वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन लाई करता है तो उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस हैं जो कि हमें एशिया पैसिफिक फ्यूचर फिगर 10% के आसपास दिख रहा है जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 6.1% के हिसाब से ग्रो करेगा। ये बहुत ही अच्छा इस इंडस्ट्री के लिए एक साइन है। अगर हम बात करें ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से हमारे हेल्थ एक्सपेंडिचर की ग्लोबल ट्रेंड वर्सेस इंडिया तो आज भी हम इंडिया में बहुत ही लीस्ट अपनी जीडीपी के हिसाब से अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर खर्चा कर रहे हैं जो कि 3.5% है
जबकि लैटिन अमेरिका, यूरोप, एशिया और ये सब 9 से 8%, 7% के आसपास खर्चा करते हैं अपनी जीडीपी का। नॉर्थ अमेरिका अपनी जीडीपी का 16% के आसपास हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है। वर्ल्ड की एवरेज है 10% के आसपास। तो हम वर्ल्ड की एवरेज से भी अभी बहुत नीचे हैं। तो हमें ये शो करता है कि इस सेगमेंट में अभी बहुत ज़्यादा हमारे पास रूम अवेलेबल है जिसको कि कैटर किया जा सकता है। ग्लोबल ट्रेंड के बाद अगर हम सिर्फ इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें तो 2015 से 2020 तक ये इंडस्ट्री जैसा हमें ग्राफ दिखा रहा है 9% की सीएजीआर के हिसाब से ग्रो किया और इस पेंडेमिक के बाद अभी ये इंडस्ट्री एकदम से इंडिया में बूम कर गई है और जो कि 23% की सीएजीआर के हमें दिखा रहा है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 23% की सीएजीआर से ग्रो करेगी, जिसमें कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो ब्लू पोर्शन में है ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो जाएगी। फार्मेसी फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी काफ़ी ट्रिपल के आसपास बूम कर जाएगी। मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल डिवाइसेस ये इंडस्ट्रीज भी काफ़ी अच्छे से बूम करने वाली हैं, जो कि टोटल 198 यूएस बिलियन डॉलर से 557 यूएस बिलियन डॉलर तक ये इंडस्ट्री 2025 तक पहुंच जाएगी। इसी फिगर को अगर हम अपॉर्चुनिटी के ग्राफ से देखें, तो इंडियन हेल्थ केयर सर्विसेज में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अभी छुपी हुई है, जो कि हमारे सामने है कि हम आज की डेट में अपनी जीडीपी का अगर 2018 के हिसाब से देखें तो सिर्फ 3.5% खर्चा कर रहे हैं, जबकि यूएस, जर्मनी, फ्रांस जो कि मेजर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो 17% के 10% के आसपास अपनी जीडीपी का खर्चा कर रही हैं हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर। तो हमारे पास अभी भी 7, 8, 10% का गैप है खर्चा करने के लिए और हमें डे बाय डे उसके ऊपर डे बाय डे आगे आते जाना है और ये इंडस्ट्री वहां पर बहुत ज्यादा बूम देगी। तो इस डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के बारे में और डिटेल में आगे हम बात करेंगे। जैसा कि हमें ये ग्राफ दिख रहा है, हमें चार्ट दिख रहा है, ये डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है, मीन्स बहुत ज्यादा बिखरी हुई इंडस्ट्री है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे कि ये कैसे बिखरी हुई इंडस्ट्री है, क्योंकि कुछ लैब्स हैं जो स्टैंड अलोन लैब चलती हैं, जैसे इंडिविजुअल किसी पर्सन ने पैथोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में अपने कोर्सेज कवर किए, उसके बाद अपनी लैब खोल ली, तो वो स्टैंड अलोन लैब्स हैं, जो स्टैंड अलोन सेंटर्स हैं, वो ओवरऑल इंडिया में 47% के आसपास हैं, जो कि एक अपने आप में एक अलग सेक्टर, अलग सेगमेंट है। और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल बेस्ड जो चेन डायग्नोस्टिक सेगमेंट है, वो 37% के आसपास है। इसके अलावा हमारे पास जो डायग्नोस्टिक चेन्स हैं, उसका रेशियो सिर्फ 16% बच जाता है, लेकिन उसके अंदर भी पैन इंडिया प्रेजेंस और रीजनल चेन्स उनकी बाइफर्केशन है। पैन इंडिया प्रेजेंस में उस सेक्टर, उस 16% में से 35 से 40% का सेक्टर, 35 से 40% का चंक पैन इंडिया कंपनीज जो हैं उनके पास है, जो कि रीजनल चेन्स हैं, जो कि स्टेट लेवल पर या कुछ रीजन्स के अंदर हैं, वो 60 से 65% के आसपास है। तो ये ग्राफ हमें यही शो कर रहा है, ये इंडस्ट्री हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है और बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है। पूरे होलिस्टिक व्यू से अगर हम बात करें मार्केट कैप के हिसाब से, तो इस इंडस्ट्री को 8-10 कंपनी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, 78,000 करोड़ का मार्केट कैप मिला हुआ है, जिसके अंदर मेजर टॉप 4 कंपनीज हैं, जो लालपैथ, मेट्रोपोलिस, एस्टर डीएम और थायरोकेयर। इन कंपनीज के पास ऑलमोस्ट 80%, 70% का मार्केट कैप आ जाता है 62,000 करोड़ के आसपास। सबसे बड़ा चंक डॉक्टर लालपैथ लैब के पास है, जो कि 40% के आसपास है मार्केट कैप के हिसाब से। सेल्स के हिसाब से दोस्तों आपके सामने अब ये फिगर जैसे आपको दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है कि एस्टर डीएम सबसे आगे निकल कर आ गया? मार्केट कैप के हिसाब से था हमारे पास डॉक्टर लाल पैथलैब, जबकि यहाँ पर एस्टर डीएम एकदम से निकल के आ गया। तो एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे एकदम से फिगर बदल गई, जबकि इसका आगे हम आने वाले स्लाइड्स में एनालिसिस देखेंगे कि ये कैसा है और हमें किसके ऊपर रिलाई करना चाहिए, किस कंपनी के ऊपर। टोटल सेल्स 2021 में जो कि 15,000 करोड़ की सेल हुई, उसमें आधी सेल्स एस्टर डीएम के पास है। लालपैथ अप्रोक्सीमेट 1500 करोड़ की सेल कर रहा है और मेट्रोपोलिस 1000 करोड़ के आसपास की सेल कर रहा है। ये टॉप 6 कंपनीज थायरोकेयर, कृष्णा और आदि मिलाकर 13,000 करोड़ की सेल कर रही हैं। हम
आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, उसका अगर बिहेवियर एनालिसिस मीन्स बात करें, उसने अपने आईपीओ के बाद जो-जो लाइफ में जो-जो इसके ईयर वाइज़ पैटर्न देखे, प्लस माइनस देखे, उसको हम बिहेवियर एनालिसिस बोलते हैं। कभी कंपनी का सेल गिरा होगा, कभी बढ़ा होगा, तो हम आने वाली स्लाइड में उसके ऊपर एक निगाह डालेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो बिहेवियर एनालिसिस के बारे में सबसे पहला क्या आता है कि कंपनी क्या कोई बिज़नेस कर पा रही है? तो सेल्स पैटर्न के हिसाब से कंपनी पिछले 9 ईयर्स में 18% की सीएजीआर से ग्रो कर रही है। 320 करोड़ की सेल आज उसकी वही 1581 करोड़ की सेल हो चुकी है, जो कि हमें पूरा आपके सामने जो ये ग्राफ है, वो दिखा रहा है। सेल्स के बाद अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, कंपनी सेल तो कर रही है, उस सेल्स को कंपनी प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर पा रही है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ी बात होती है, कंपनी उसमें प्रॉफिट भी कन्वर्ट कर पा रही है और 23% की सीएजीआर से कंपनी प्रॉफिट ले रही है पिछले 9 ईयर से। और जो इसमें ग्रोथ दिख रहा है हमें 41 करोड़ से इसका प्रॉफिट 300 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और कंपनी का रिजर्व भी पिछले 6 सालों में अगर बात करें 2015 से लेकर 2021 तक तकरीबन 237 करोड़ से 1100 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 5 गुना 4 गुना के आसपास ये फिगर है। इन सब में बिहेवियर में कंपनी अच्छी है, मार्केट कैप में कंपनी अच्छी है, सेल्स के हिसाब से एस्टर आगे आया, तो हमें क्वालिटी के हिसाब से कंपनी को चेक करने की जरूरत बनती है कि क्या कंपनी अपने कंपटीटर्स के साथ, जो कि हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अलग-अलग कंपनीज के सेक्टर्स देखे कि विमता लैब्स हो गई और कंपनीज हो गई, 6 जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, उनके हिसाब से ये कंपनी क्वालिटी में उनके बराबर खड़ी रहती है कि नहीं, तो उसका एनालिसिस हम क्वालिटी वाइज इस स्लाइड में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉक्टर लाल पैथ लैब, एस्टर, मेट्रोपोलिस, थैरोकेयर जो ये कंपनीज हैं, इनके पास जो इंफ्रा है, उसके हिसाब से हमारी कंपनी कहाँ पर खड़ी रहे। तो जो ब्लू बार है, वो डॉक्टर लाल पैथ लैब की है, जिसमें कि सबसे पहले इनके पास क्लिनिकल लैब्स 231 के आसपास हैं, जो कि बाकी तीनों कंपनीज के पास कहीं भी नहीं इसके आसपास हैं। टेस्ट पैनल्स कंपनीज के पास 471 हैं, जो कि बाकी कंपनीज के पास निग्लिजिबल के आसपास हैं। पेशेंट सर्विस सेंटर्स, जहाँ पर पेशेंट्स को ये कैटर करते हैं ट्रीटमेंट के तौर पर, या इनका एक सेगमेंट होगा पेशेंट सर्विस सेंटर्स, तो ये 3705 हैं इनके पास पेशेंट सर्विस सेंटर्स। और सबसे ज्यादा पिकअप पॉइंट्स जहां से ये सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, तो डॉक्टर लाल पैथ लैब ने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया कि बाकी कंपनीज इसके आसपास कहीं भी नहीं आ पा रही हैं। 9000 के आसपास इसके पिकअप पॉइंट्स हैं। पैथोलॉजी टेस्ट 2600 के आसपास हैं और रेडियोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी टेस्ट 1947 के आसपास हैं। मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू अपने आप को मास्टर करती जा रही है और अपनी कॉस्ट कटिंग करके अपने आप को बाकी कंपनीज के ऊपर एक एज लेकर आती जा रही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज में, भी कंपनी ने प्रॉफिट तो जनरेट किया, लेकिन क्या बाकी कंपनीज के हिसाब से उसका प्रॉफिट ज्यादा है, कम है या कितना है? तो सबसे ज्यादा जो बड़ी 4 कंपनीज थी, थायरोकेयर, लालपैथ, मेट्रोपोलिस और एस्टर डी, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि थायरोकेयर सबसे बड़ा नेट प्रॉफिट मार्जिन गेनर है, जबकि लालपैथ और मेट्रोपोलिस दोनों 19% के आसपास हैं। तो जो सेल्स हमें दिखी थी एस्टर डीएम की, यहाँ पर वो सेल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। ये चार्ट हमें बिल्कुल दिखा रहा है कि ये सिर्फ 2% मार्जिन के ऊपर काम कर रहा है, जो कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है एक कंपनी के लिए इतने कम मार्जिन के ऊपर काम करना। और एज ए निवेशक अगर हम बात करें, तो ये बहुत कोई अच्छा साइन इसके लिए नहीं है। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी की बात करें, मतलब थोड़ा-सा अगर इस टर्म के ऊपर बात करें, तो जब प्रमोटर्स ने कंपनी शुरू की, आज ये कंपनी उस पैसे का कितना गुना रिटर्न प्रमोटर को बनाकर दे रही है। तो मेट्रोपोलिस 18 गुना प्रमोटर्स को पैसा बनाकर दे रही है, लाल पैथ लैब 4 गुना, थायरोकेयर 2 गुना और एस्टर डीएम 0.4 टाइम्स पैसा बनाकर दे रही है, जो कि आधा आधा गुना ही है उसकी प्रमोटर कैपिटल का।
तो लाल पैथ लैब और मेट्रोपोलिस एक अच्छी कंपनीज के तौर पर उभर कर आ रही हैं रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी के हिसाब से। उसके बाद में अगर बात करें आईसीआर, जो एक टर्म है कि कंपनीज शुरू होती हैं अपने मार्केट में अपने शेयर्स देकर वहां से पैसा लेकर अपना बिजनेस शुरू करती हैं या बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पैसा लेकर अपना बिजनेस शुरू करती हैं। तो जो उन्होंने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की हुई हैं, उनके पास आज उनके रिजर्व के हिसाब से कितनी पे करने की कैपेसिटी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि लाल पैथ लैब के पास कैपेसिटी 400 टाइम्स है, जो कि अपने आप में एक रिमार्केबल थिंग है। मेट्रोपोलिस, एस्टर डीएम 250 और 200 के आसपास हैं और थैरोकेयर 154 टाइम्स के आसपास है। तो यहाँ पर लाल पैथ लैब सबसे आगे निकल कर आ जाता है और अपने आप को शो करता है कि इसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी है कि ये बुरे वक्त में भी अच्छा खड़ा रह सकता है। तो दोस्तों जैसा हमने बात की कि कंपनी ने अपने आप को प्रॉफिट्स भी जनरेट किए, हेल्थ वाइज कंपनी के रिजर्व्स भी अच्छे हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है। क्या कंपनीज के मार्जिन्स के ऊपर कौन-कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं? क्योंकि नेचुरल है, कंपनीज के कुछ खर्चे भी होते हैं, तो वो उनके प्रॉफिट्स के ऊपर इम्पैक्ट भी डालेंगी। तो जो ये खर्चे हैं, हमारे मार्जिन्स को कितना इफेक्ट करते हैं, वो हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे अभी। सबसे ज़्यादा मेजर कॉस्ट 2020 और 2021 का अगर हम कंपैरिज़न करें, 2021 प्री कोविड ईयर था और 2021 ड्यूरिंग कोविड ईयर का सीन था। तो उसके अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंपनी का काफ़ी बढ़ा, 298 करोड़ से 398 करोड़ के आसपास हो गया। एम्प्लॉयी बेनिफिट ऑलमोस्ट बराबर रहा। अदर एक्सपेंसेस भी कंपनी के बराबर रहे। यहाँ पर सैंपल कलेक्शन, जो इस कंपनी के बारे में अगर बात करें तो सैंपल कलेक्शन सेंटर्स को पेमेंट करना यहाँ पर एक नया सेगमेंट है जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पैन इंडिया ये बढ़ेंगे, सेंटर्स बनाएंगे, तो उन सेंटर्स को कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 173 करोड़ से वो 204 करोड़ तक पहुंच गई। डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट बराबर था दोनों ईयर्स में। फाइनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल ही है इस कंपनी के पास, क्योंकि कोई मेजर डेट इस कंपनी के पास नहीं है। एज ए इन्वेस्टर अगर हम बात करें तो अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पीयर इन्वेस्टर्स कौन से हमारे दोस्त हैं जो ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं और या उन उन्होंने इस कंपनी को आईपीओ के वक्त से ही अपने पास रखा हुआ है। जैसा कि दोस्तों आपको क्या दिख रहा है ब्लू पोर्शन में, प्रमोटर्स के पास मेजरली 56% का स्टेक है और एफपीआईज के पास 27% का स्टेक है। इस अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेट 80% का स्टेक तो यहीं पर खत्म हो जाता है। इंडिविजुअल्स के पास जिन्होंने 2 लाख से कम कैपिटल इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो है 5%। दोस्तों एनी अदर्स में आते हैं 4.6% और म्यूचुअल फंड्स में 3.3%। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत हैरान करने वाली बात है, इंडिविजुअल जो कि लेस देन 2 लाख इन्वेस्ट किए हैं, जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 27% हैं। हम 130 करोड़ में से लोग सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी को होल्ड करके बैठे हैं। अगर ये सारा पोर्शन भी अगर हम मिला लें तो 10 से 13%, जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से भी आता है, जो कि हमारे लिए एक वार्निंग साइन है कि हम अपनी बड़ी कंपनी से पैसा क्यों नहीं अर्न कर पाते। इसी कंपनी की अगर आगे बात करें तो कंपनी दोनों तरह से ग्रो कर रही है, ऑर्गेनिकली जैसे कंपनी की सेल खुद ग्रो हो रही है और इनऑर्गेनिकली दूसरी कंपनीज को एक्वायर करके। तो कंपनी ने अभी रिसेंटली सब अर्बन डायग्नोस्टिक, जो कि महाराष्ट्र रीजन में काफी एक बड़ा सेंटर है डायग्नोस्टिक में, उसको कंपनी ने एक्वायर किया है, जो कि 30% सीएजीआर से पिछले 3 साल से ग्रो कर रहा था। पेशेंट वॉल्यूम 22% सीएजीआर से ग्रो कर रहा था और कंपनी का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 16% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा था। इसी तरह से कंपनी ने अपनी 200 टेस्ट सेंटर्स 10 से प्लस सिटीज में वेस्ट इंडिया में थे इनके, और एनएबीएल 5 लैब्स थी इस कंपनी की सब अर्बन की। डॉक्टर लाल पैथ लैब ने अपने यहाँ खुद एक सब्सिडरी फर्म जनरेट की, पैथ लैब यूनिफायर्स, जिसके अंदर की वो
आने वाले समय में देखेंगे कि कहाँ-कहाँ हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ के थ्रू कंपनीज को एक्वायर करके अपना शेयर मार्केट का शेयर बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने अभी वेस्टर्न रीजन में, महाराष्ट्र रीजन में किया। अब कंपनी के आने वाले सीन्स में अभी साउथ रीजन्स में और रीजन्स में कंपनी नए-नए प्लेटफॉर्म देख रही है, जहाँ पर एक्विजिशंस हो सकते हैं। फंडामेंटली अगर प्रीवियस ईयर्स की बात करें कंपनी को डाटा के हिसाब से, जैसा कि 8 साल में और 5 साल में प्रीवियस ट्रेंड में कंपनी दिख रही है, 19% और 15% की सीएजीआर से ग्रो किया सेल्स में और प्राइस में 23% के सीएजीआर के हिसाब से ग्रो किया। लॉन्ग टर्म में कंपनी की हम एक्सपेक्टेशन 17% के आसपास, 17% की सीएजीआर के आसपास मान रहे हैं और हमने करंट ईयर क्यों 50% दिया, क्योंकि 2020 में जैसे ही पैंडेमिक आया, काफ़ी चीज़ें बंद हो गई और सिर्फ जैसे-जैसे रेस्ट्रिक्शंस खुलती गई, तो एकदम से रिकवरी मिली। तो ये हमने यहाँ पर 50% की सीएजीआर के हिसाब से इसको 2022 के लिए शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर ग्रोथ दिखाया है, जो कि 2022 में 2000 करोड़ की सेल के आसपास पहुँच जाएगा और 2035 आते-आते 15,000 करोड़ की इसकी सेल हो जाएगी। प्राइस के हिसाब से ये 2035 तक 3,000 करोड़ तक पहुँच जाएगा और अर्निंग पर शेयर ₹400 के आसपास हो जाएगा, जिसको कि हम आने वाले अभी इस ग्राफ में देखेंगे दोस्तों। फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग पर शेयर, जो कि 2022 में 2300 करोड़ के आसपास है, प्रॉफिट 445 करोड़ के आसपास है और अर्निंग पर शेयर ₹53 के आसपास है। वही फिगर 2035 में आते-आते जो हम अनुमानित मान रहे हैं, 17% की सीएजीआर जैसे-जैसे कंपनी ग्रो करेगी, सेल्स 15,000 करोड़ की हो जाएँगी कंपनी की, 3300 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करेगी और ₹400 के आसपास कंपनी पर शेयर में अर्निंग पर शेयर देगी। ये हमारी आने वाले समय के लिए अनुमानित फिगर्स हैं, जो कि हमने इसके फंडामेंटल डाटा के हिसाब से बनाई। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से हमने एक फिगर्स बनाई, लेकिन आज करंट सिचुएशन में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ये ग्राफ हमें साफ दिखा रहा है। पिछला 2020-21 का ईयर और अभी 21-22 का ईयर। यहाँ तक 2020-21 में हाफ ईयर तक बिल्कुल ही नेगेटिव सिनेरियो था, जो कि 9 मंथ में आते-आते कंपनी ने सेल्स 52% प्लस की प्रीवियस ईयर के हिसाब से और 341% का प्रॉफिट जनरेट किया। ईयर एंड आते-आते यही सेल्स 51% की ग्रो हुई और 105% का सेल जंप किया। 2021 में जब हम एंटर किए और जैसे-जैसे रिलैक्सेशंस खुलती गई, तो कंपनी ने अपने आप को सेल जंप में और बड़ा कर लिया। 128% की सेल जंप हुई और 371% का प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ। H1 में 58% की सेल्स में जंप आया और 100% का कंपनी के पास प्रॉफिट का जंप आया। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा लग सकता है कि एकदम से ये नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास एक कोविड्स के टेस्ट में डिक्रीज़ आया, जो कि हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। नॉन कोविड टेस्ट, कोविड टेस्ट और एलाइड रेवेन्यू, जो टेस्ट से इनको रेवेन्यू आ रहा था, तो कंपनी ने वहाँ पर अपने आप को कहाँ पर स्टैंड किया, तो ये डिस्कस करेंगे। क्वार्टर 2 में कंपनी 336 नॉन कोविड टेस्ट 336 करोड़ रुपए नॉन कोविड टेस्ट से जनरेट कर रही थी और कोविड वाला पोर्शन जो कि येलो बार में है, वो डे बाय डे कम होता गया। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 22 में वो ऑलमोस्ट हाफ रह गया। लेकिन जो कि नॉर्मल टेस्ट हैं, नॉन कोविड टेस्ट हैं, जिनके ऊपर डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री बेसिकली खड़ी है, तो 336 करोड़ से वो कंपनी आज 448 करोड़ के बेसिक टेस्ट कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है और कंपनी इसको ग्रो करती जा रही है। आने वाले समय के लिए अगर कंपनी का एक फेयर प्राइस देखें, तो 2022 में जो कि 3,000 से 4,000 के बीच में 2022 से 25 के बीच में है, आने वाले समय में यही फेयर प्राइस हमें ₹19,000 के आसपास 2035 तक मिल सकता है दोस्तों। टेक्निकली अगर हम चार्ट को देखें, फंडामेंटली एनालिसिस के बाद डाटा के एनालिसिस के बाद टेक्निकली ग्राफ को अगर देखें, तो कंपनी का ग्राफ हमें शो कर रहा है कि ₹900 के ऊपर जो कंपनी ट्रेड कर रही थी जनवरी 2016 में, आज वही कंपनी
₹3600 के आसपास ट्रेड कर रही है, जो कि ऑलमोस्ट 5 गुना है और हम इस कंपनी को इस टर्म में यहाँ पर 3200 से लेकर ₹3400 की रेंज में बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट ₹4600 के लिए, ₹4600 के लिए, जो कि नियर टर्म में हमें कुछ ही समय में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर के तौर पर मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि हमारी जो ये स्टडी है, ये एक प्रेज़ेंटेशन मोड के लिए है, हमारे स्टडी पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की गाइडेंस के लिए ये स्टडी नहीं प्रोवाइड की जा रही, या आप अपने कंक्लूजन के तौर पर अगर हम इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहें, तो 2 से 3% इस कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दूँगा और चाहूँगा कि आपका आने वाला भविष्य हेल्दी और वेल्दी हो, और इसी के साथ दोस्तों, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।